introduce you all about myself. My name is Dr. Anchal Saini. I am your biology teacher, and today I am going to start from the TGT syllabus. TGT syllabus, that is the first chapter I will start today, that is the life processes. अब लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एनिमल से रिलेटेड भी हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लांट से रिलेटेड भी हैं लाइफ प्रोसेसेस में. बट आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा आज के लेक्चर का, तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा जैसे जो प्लांट वाला पोर्शन है दैट वी विल स्टडी सेपरेट. ओके, जो प्लांट वाला पोर्शन उसको हम सेपरेटली लेंगे. तो आज के लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा दैट इज अबाउट द जो ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आज के लेक्चर में हम स्टडी करें. जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बिफोर शेयरिंग द प्रेजेंटेशन विद यू कि हम एक्चुअल में आज करने क्या वाले हैं, ताकि आप लोगों को एक बेसिक सी आउटलाइन मिल जाए माइंड में एक तरीके से कि हम करेंगे क्या. तो देखिए, लाइफ प्रोसेसेस में आप जानते हो कि हमारी लाइफ को चलने के लिए ऐसे कौन कौन से जो प्रोसेसेस होते हैं वो आपके रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है. तो आप उन सारे प्रोसेसेस के बारे में अवेयर हो. जैसे कि हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के अंदर आप जानते हो प्रोसेस डाइजेशन होता है ना. हमारी बॉडी के अंदर आप जानते हो बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, जिसके लिए ब्लड सहायता करता है. इसके अलावा हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस चलता है. सो बेसिकली देयर आर वेरियस प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है चलते हैं, राइट. तो उन सारे प्रोसेसेस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और मैं आपको ना डायग्राम्स वगैरह से जो है यहाँ पे क्लियर करूंगी चीज़ें, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में ये चीज़ें समझ में आए. क्योंकि अगर उस तरीके से करेंगे तो आपको भी इसमें डेवलप होगा, राइट. बिकॉज जस्ट यहाँ पे चीज़ों को क्रैम करेंगे तो उससे आपको इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है. क्योंकि जो ह्यूमन से रिलेटेड पोर्शन है ना, वो जस्ट एज आई एम डॉक्टर, सो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी पोर्शन करवाती हूँ ऑलवेज आई फोकस उसको जो है मीन्स बॉडी के साथ रिलेट करके, है ना. आप खुद की बॉडी के साथ रिलेट करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी. सो आज के लेक्चर में देखिए, जो आपका टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका लाइफ प्रोसेसेस वाला जो पोर्शन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो इसमें सबसे पहले तो देखिए हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे एक बेसिक सी चीज जो कि हमें पता होनी चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है. हमारा न्यूट्रिशन, है ना. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं सो हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमारी क्या होती हैं, दो टाइप की होती हैं, ठीक है. जनरली अगर हम बोले, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर मेन टू टाइप्स की बात करें सो न्यूट्रिशन आर ऑफ मेनली टू टाइप्स. एक हमारे पास क्या होती है, कौन सी न्यूट्रिशन होती है, एक हमारी होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अदर वन इज योर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है. अब ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना. तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद से बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. ये बेसिक सी बात है, ठीक है. सो जैसे कि हमारे प्लांट्स होते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगी, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, की जब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, है ना, ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, तो उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नाम दे देते हैं. जैसे कि हमारे एनिमल्स होते हैं, आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरों से अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. तीन आगे हम इसको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, है ना.
तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और एक होती है हमारी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हमारा पैरासिटिज्म। ठीक है, वन इज योर हिट्रोट्रॉफिक, अदर वन इज योर सैप्रोफिटिक, एंड नेक्स्ट वन इज योर पैरासिटिज्म। सो ये हमारे होते हैं इसमें। सो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिट्रोट्रॉफी का मतलब हम जान गए, जब दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे जो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड के लिए, तो उस न्यूट्रिशन को हम क्या नाम दे देते हैं, उसको बोल देते हैं हिट्रोट्रॉफी। तो इसमें आती है जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक हमारे पास क्या होती है, द ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर which is then digested and absorbed into their bodies। देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंजेस्ट करते हैं किसको, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन मीन्स इनटेक। ठीक है, इनटेक। सो इन मतलब अंदर, अंदर लेके जा रहे हैं, इंजेशन कर रहे हैं मतलब इनटेक कर रहे हैं जब सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड, और उसके बाद उसकी क्या होगी, डाइजेशन होगी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होगी, उसकी डाइजेशन होगी, और उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, है ना। जैसे जो ब्लड है हमारा, हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उसकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। मतलब उसमें से जैसे जो भी आपने खाना खाया उसमें क्या होंगे, उसमें कुछ एक न्यूट्रिएंट्स होंगे, कुछ एक उसमें यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो होंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगी। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनिजम्स दे फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडीज, है ना। ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, अंदर लेके जाएंगे सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, और उसके बाद वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो जब भी देखो डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो आप जानते हैं डाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो फूड सब्सटेंसेस हैं वो स्मॉल में टूट जाते हैं, यही होता है अपने पास डाइजेशन में, है ना। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे पोर्शंस में मींस स्मॉलर पोर्शंस में टूट जाते हैं, स्मॉलर पोर्शंस में, और यू कैन से स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। दैट इज योर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यही हमारे डाइजेशन प्रोसेस में होता है, राइट। सो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा, इंजेक्शन करेंगे, जैसे हम है, जैसे है ना ह्यूमंस हैं, तो हमारे केस में हम है तो हिट्रोट्रॉफी, क्योंकि हम खुद से तो अपना खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन हमारी होलोजोइक है बिकॉज वी इंजेस्ट सॉलिड फूड, एंड उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में उसकी डाइजेशन होती है, और हमारी बॉडी में जब उसकी डाइजेशन होती है तो हमारी जो बॉडी है मतलब ब्लड के द्वारा उसकी क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है ना। सो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम के अंदर फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा होगा, यू माइट हैव सम आइडिया, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। सो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और अब देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाते हैं हमारे। जैसे कि ह्यूमंस के केस में हम देखें, मैंने आपको बताया होलोजोइक न्यूट्रिशन होगी। एनिमल्स के केस में देखते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगी। हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, है ना, जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, उनको क्या बोलेंगे हम, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इनके केस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिज्म और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं सैप्रोफाइट्स अपने पास क्या होते हैं, विच फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि आपका क्या खाएंगे, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, उसके ऊपर फीड करेंगे, वो होते हैं हमारे सैप्रोफिटिक। अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं
तो इसमें आपके कौन कौन इंक्लूडेड रहते हैं? जैसे हमारे जो बैक्टीरिया हैं, ओके, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, हम जानते हैं ये हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं, विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। देखो होता क्या है इसमें कि यहाँ पे ना जो डाइजेशन होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के केस में जो डाइजेशन होती है, ठीक है, जो डाइजेशन होती है वो एक्सटर्नली होती है या इंटरनली होती है? सो याद रखना कैसे होती है, एक्सटर्नली होती है, ठीक है। मतलब डाइजेशन आपकी, देखो सबसे पहले तो डाइजेशन होगी, आप जानते हो, है ना। उसके बाद ही तो जब देखिए, जब जो कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं वो स्मॉलर में टूटेंगे, उसके बाद ही तो क्या होगा, उसके बाद ही तो जो उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी को उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हमारी बॉडी को, जैसे आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, है ना, प्रोटीन्स चाहिए, यही तो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट में, हम जानते हैं। जैसे विटामिन ए है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आईज से रिलेटेड दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। और इसके अलावा जैसे अदर जो विटामिन हैं, जैसे विटामिन सी है ना, वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, मतलब ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। लेकिन मेन जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, वो कौन होते हैं? दे आर योर, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओके, हमारी प्रोटीन्स होते हैं, हमारे फैट्स होते हैं, एंड जो विटामिन्स हो गए आपके, और जो आपके मिनरल्स होते हैं, ये भी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। जिसमें से अगर हम देखें, हम जानते हैं कि जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। अब देखते हैं हिट्रोट्रॉफिक के ये सारे तरीके आ गए। अब मैंने जैसे इसमें आपको बताया कि बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई हमारे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ना, कोई एनिमल है, किसी एनिमल की जो है डेथ हो गई, ठीक है, किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो एनिमल जो है जमीन पे पड़ा रहेगा। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद वो वहां से गायब हो जाएगा, है ना। तो वो गायब कैसे हो रहा है, वो जो बैक्टीरिया है ना या फंजाई है वो उसके ऊपर फीड करेंगे, जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ना, उनके ऊपर जो फीड करते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट, पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासिटिज्म हम किसको बोलते हैं? सो यहाँ पे देखिए, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय द लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। देखिए जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से एक आपके पास होस्ट है ना। अब वो होस्ट मान लीजिए कोई एनिमल है या फिर वो होस्ट कोई ह्यूमन है ना। तो होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट जाएगा और क्या करेगा कि वहीं से अपनी जो न्यूट्रिशन है वो लेना स्टार्ट कर देगा, है ना, वहां से अपनी न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई वायरस है ना, वायरस जैसे कोरोना वायरस है, वो भी क्या करेगा, होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा और वहां से अपना जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो लेना स्टार्ट कर देगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा कि जो पर्सन होगा, जो होस्ट होगा, है ना, वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये जो यहाँ पे जो पैरासाइट है ना, पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो क्या होता है, क्या बताया मैंने, पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स। रिमेंबर, द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन, अब देखिए बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, राइट। तो एक होते हैं हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स, एक क्या होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और दूसरे हमारे क्या होते हैं एंडोपैरासाइट्स, है ना। एक्टो का मतलब क्या होता है, एक्टो मीन्स बाहर, है ना, एंडो मतलब
इनर, इनसाइड। तो देखिए ऐसे पैरासाइट्स जो कि क्या करते हैं, द पैरासाइट्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, बाय लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, एक्टो का मतलब बाहर है ना, बॉडी के अंदर नहीं गया है, लेकिन करेंगे तो अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से ऑब्टेन, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही। दूसरी कंडीशन हमने क्या बोली, और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, कि वो होस्ट की बॉडी के अंदर चला गया अपने पास। ठीक है, होस्ट की बॉडी के अंदर जा रहा है, वहां से सारी न्यूट्रिशन जो है वो लेता रहेगा। सो दिस इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आई होप यू गॉट दिस थिंग। सो अब अगर हम पैरासाइट्स में एग्जांपल्स लें, तो जैसे कि आपका जो लाइस है ना, या जो फ्लीज हैं, टेपवॉर्म्स हैं, ये आपके पैरासाइट्स होते हैं, ये हमारे पैरासाइट्स होते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ देखो कितनी चीजें पढ़ी। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको दो चीजें बताई, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो खुद से खाना बनाएंगे ऑटोट्रॉफिक, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे हिट्रोट्रॉफिक। राइट, हिट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिज्म। राइट, होलोजोइक का मतलब आपको बता दिया, सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया, पैरासिटिज्म का भी हमने देख लिया। अब देखिए जो आपका लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है ना, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। इस चैप्टर में एक्चुअल में एक तो आपके पास प्लांट्स वाला पोर्शन है, ठीक है, एक ह्यूमंस वाला पोर्शन है। सो जो ह्यूमंस वाला पोर्शन है, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट भी डेवलप हो ना, से अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है ना। तो इसीलिए ह्यूमंस वाला पोर्शन हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसमें से लाइफ प्रोसेसेस में प्लांट्स वाला, जैसे फोटोसिंथेसिस आएगा आपका, है ना, वो सारी चीजें कवर अप करते चलेंगे। सो बस आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझते चलना, एक एक चीज आपकी कवर अप करवा दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, है ना। और ह्यूमन फिजियो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़नी है। सो मतलब अपनी बॉडी के साथ रिलेट करके। अभी मैं जैसे आपको ब्लड वाला टॉपिक करवाऊंगी, है ना, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि ब्लड से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन हो जाएंगे। देखिए जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है आपका ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स की बात तो हम सेपरेटली ले लेते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा ये बेसिक चीज, तो जैसे जो जाइलम होता है वो प्लांट्स के केस में वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है ना। लाइकवाइज ह्यूमंस में भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब यहाँ पे आपको सीधा क्रैम नहीं करना है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तब आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे। जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एमसीक्यू भी लेंगे, ठीक है, आपने चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी तो आप लोग खुद आंसर कर सकते हैं उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहली जो नीड है ना, वो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है। तो आप जानते हैं कि अब हम सांस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन इन, है ना। मान लिया ऑक्सीजन इनसाइड जा रही है, तो ऑक्सीजन इनसाइड जा रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन जो है अंदर गई तो उसका कुछ काम नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से और बहुत सारे टिश्यू से मिलके बनती है, हम ये चीज जानते हैं। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज और सेल्स हैं, है ना, बॉडी के, इनको उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना, तभी ये काम कर पाएंगे, तभी ये काम कर पाएंगे, है ना, तभी ये जिंदा रह पाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, अब हमारी बॉडी के जो सेल्स और टिश्यूज हैं उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है, कौन पहुंचाएगा, ब्लड, ब्लड के थ्रू, है ना। कुछ तो चीज ऐसी अंदर होनी चाहिए जिसके थ्रू मिलके, मतलब जैसे मान लीजिए ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपकी डिसॉल्व कर गई, है ना, ब्लड के अंदर वो मिल चुकी है, घुल चुकी है, तो अब वो आपके बॉडी के सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच जाएगी आराम से।
क्लियर। सो इसके अलावा सिर्फ क्या ऑक्सीजन ही होती है जिसके ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है? नो, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, है ना। अब ये जो सेल्स और टिश्यूज हैं, मान लीजिए सेल या टिश्यूज आपकी बॉडी के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको चाहिए कि इनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलती रहे, इनको ऑक्सीजन भी मिलती रहे, तब ये काम करेंगे। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने खाना खाया, उसमें से जो भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब डाइजेशन हुई, ठीक है, डाइजेशन हुई तो उसमें से जो भी फूड है उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, है ना, जो भी पोषक तत्व रहेंगे वो ब्लड के अंदर मिल जाएंगे। ब्लड के अंदर वो जब मिल गए, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर वो घुल गए तो बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन तक वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा जो एक्सक्रेटरी वेस्ट्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि एक्सक्रेशन का प्रोसेस क्या होता है आपका, रिमूवल ऑफ वेस्ट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो जो आपके एक्सक्रेटरी वेस्ट हैं, है ना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कौन सहायता कर रहा है? ब्लड ही सहायता करेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास होता है ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस। यहां तक बताएंगे इन द चार्ट दैट एवरीथिंग क्लियर अप टू दिस, कैन बी प्रोसीड। क्लियर हुआ यहां तक सबको? एक बार बताएंगे तो यहाँ पे आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, ठीक है, आपको क्लियर है या कुछ रिपीट करना है वो चीज आप बता सकते हैं, है ना। तो गूगल मीट पे क्लास लेने का ये भी एक बेनिफिट हो जाता है कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ बताने वाली हूँ इसके बाद ना, जो कि आपको बहुत इसमें इंटरेस्ट भी आएगा साथ के साथ, पढ़ने के साथ साथ। एक्चुअली बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप बायोलॉजी को मतलब थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि रिलेट करके पढ़ते हैं ना चीजों को, तो बायोलॉजी सच्ची में बहुत इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी मीन्स प्लांट्स के बारे में आप जानोगे, है ना, एनिमल्स के बारे में जानोगे कि किसमें क्या हो रहा है। सो दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सो वी विल डू लाइक दैट ओनली। अच्छा, तो अब देखते हैं, अब चलते हैं आगे। देखिए, अब मैं आपको ब्लड के बारे में यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। ब्लड है हमारा, चलो मान लिया। अब ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, तो ये जो आपके पास डायग्राम बताई गई है ना, इस डायग्राम में आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी, कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको आप अच्छे से जो है आंसर कर पाएंगे, इट्स माई गारंटी। सो कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ब्लड की कंपोजिशन में देखें तो ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, मान लिया, ठीक है। लगभग 55% हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, राइट। और अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो ये लगभग हमारी ब्लड में 45% होते हैं, 45%। अब मान लीजिए पूरा का पूरा ब्लड आपका 100% हो गया है ना, तो उसमें प्लाज्मा आपका 55% हो जाएगा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके 45% हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर मान लो ब्लड सैंपल हमने डाला है, कोई पेशेंट आया, उसका ब्लड सैंपल लिया, है ना, कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये वाली जो चीज दिखाई गई है, ये आपको प्लाज्मा दिखाया गया है। तो प्लाज्मा जो है लगभग 55% होता है हमारे ब्लड के अंदर। अब प्लाज्मा होता क्या है? सो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, इट इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, है ना, विस्कस यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा सा होता है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। अच्छा, क्या बोला मैंने? कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, नियरली 55% ऑफ द ब्लड।
चलो मान लेते हैं। अब अगर हम प्लाज्मा में देखें कि प्लाज्मा में भी क्या चीज पाई जाती है ना, प्लाज्मा के अंदर भी देखते हैं कि प्लाज्मा में है क्या ऐसा चीज। तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा में 90 से 92% सिर्फ वाटर ही होता है। 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है ना, वाटर ही होता है। अब लगभग 6 से 8% प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, है ना, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। आप इस चीज को ऐसे समझो कि आप जान रहे हो अपने ब्लड के बारे में ना, ऐसे इसको आप बर्डन लेके मत करिए। आप इसको ऐसे समझिए कि आप अपने ब्लड के बारे में जान रहे हो कि आपके ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना, ये आपकी नॉलेज ही इनहेंस कर रही है चीज। तो 90 से 92% वाटर हो गया आपके ब्लड के अंदर, 6 से 8% आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन्स हो गई, ठीक है, 6 से 8% जो है ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, राइट। इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है ना, दैट ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, दैट ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। यहां पे एक हम इसका चार्ट बना लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के बारे में अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि ब्लड के अंदर क्या होता है, एक चार्ट बना लीजिए, प्लाज्मा होता है। नंबर 2, हमारे ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2, हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब प्लाज्मा जो है कितना परसेंट होता है लगभग, तो ये आपको क्या बताया, लगभग 55% हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और लगभग 45% हमारे ब्लड के अंदर क्या चीज होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। चलो अब इसके बाद आपको बताया कि प्लाज्मा के अंदर अगर हम देखें तो 90 से 92% इस प्लाज्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाटर होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, 90 से 92%। तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा जो है लगभग हमारे ब्लड के अंदर 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स लगभग 45% है। प्लाज्मा के अंदर अगर हम देखें तो वाटर जो है लगभग 90 से 92% होता है, क्लियर। और प्रोटीन्स कितनी परसेंट होती हैं अब इसके अंदर, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो है प्लाज्मा के अंदर नियर अबाउट 6 to 8% होती हैं, 6 to 8% प्रोटीन्स पाई जाती हैं। सो ब्लड की कंपोजिशन में हमने अभी तक प्लाज्मा की बात की है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, ठीक है। प्लाज्मा की आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लाज्मा के अंदर अगर हम देखें तो 90 से 92% वाटर है और 6 से 8% क्या है, प्रोटीन्स है, क्लियर यहां तक। अब इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर ना स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो अब वो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आपके Na पॉजिटिव हो गया ना, Na पॉजिटिव आयन हो गया, या फिर कैल्शियम आयन हो गया दैट इज Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन हो गया दैट इज Mg2 पॉजिटिव, आपका बाइकार्बोनेट आयन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, आपका Cl नेगेटिव हो गया दैट इज योर क्लोराइड आयन, दैट इज क्लोराइड आयन। सो कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, है ना, ये मिनरल्स भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, क्लियर हो गया यहां तक। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के अंदर कौन कौन से होते हैं। सो हमारे ब्लड के अंदर 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। साइट्स का मतलब क्या होता है, साइट मतलब सेल, तो इरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, क्या बोलते हैं, आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। अच्छा,
दूसरे क्या होते हैं हमारे पास, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं। ठीक है, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखेंगे यहाँ पे ल्यूको का मतलब क्या होता है, ल्यूको मीन्स कलरलेस। ठीक है, तो देखिए जब आप बोल रहे हो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, तो मतलब ये कलरलेस हो गए, राइट। अच्छा, तीसरे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स। दैट इज योर थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। इनको क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट हैज रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ऐसा कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसका रोल होता है, तो किसका होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, अब नाम से ही पता लग रहा है, क्लॉट बनना। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई पर्सन है आयुष, इसको क्या हुआ, इसको कोई कट हुआ या कोई इंजरी हुई, है ना। आयुष को क्या हुआ, कोई कट या इंजरी हुई। अब क्या होगा, उस एरिया से जैसे ही उसको कट लगा तो क्या होगा, उस एरिया से ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी वहां से। ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ब्लड रुक जाएगा। ब्लड क्यों रुक रहा है, क्योंकि वहां पे क्लॉट बन रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग में कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स हेल्प करते हैं, तो कौन सहायता करते हैं, ब्लड प्लेटलेट सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है हीमोफीलिया। क्या नाम होता है इसका, हीमोफीलिया, है ना। इससे रिलेट करके पढ़िए तो आपको थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो हीमोफीलिया नाम का जो डिसऑर्डर है ना, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे जेनेटिक्स भी आपके सिलेबस में है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू द ब्लड क्लॉटिंग डिस्टर्बेंस, सो दैट इज योर हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, ये ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें अगर मान लीजिए, जैसे मान लो ये आयुष है ना, ये एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, इसको हीमोफीलिया है, तो क्या होगा, इसको छोटा सा भी कट होगा ना या इंजरी होगी तो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस एरिया से एक्सेसिव ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाएगा कि वो ब्लड रुकेगा ही नहीं, मतलब वहां पर क्लॉट नहीं बनेगा, और इवन इन पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से, है ना। इनमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। सो ये एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। इसके अलावा मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करवाती हूँ, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी विटामिन होती है जिसका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो विटामिन के का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, विटामिन के का रोल होता है। तो ये तीन मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बताए। ठीक है, तीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हमने यहाँ तक बात की। यहाँ तक कोई पॉइंट रिपीट करना है तो एक बार आप बता सकते हैं। एंड आगे हम उस डायग्राम के ऊपर आएंगे जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जैसे हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर देखिए आरबीसी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा, आरबीसी, जिसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग formed element is the most abundant of all the cells of the blood, ठीक है, most abundant, तो आप क्या टिक करेंगे, आरबीसी। आपके पास ऑप्शन देगा कि डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स,
WBC को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे देंगे थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट मोस्ट एबंडेंट है, ठीक है, ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, तो वो कौन सा होगा, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एक हेल्दी एडल्ट मैन की, ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट मैन की अगर हम बात करें, तो अगर आप देखें ऑन एन एवरेज, तो एक हेल्दी एडल्ट मैन के केस में 5 मिलियन से लेकर के 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर हम बात करें ना एक हेल्दी इंडिविजुअल में, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं ना कई बार, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि अपना CBC करवाओ, है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कंप्लीट जो रिपोर्ट आती है ना, अगर आपने कभी देखा होगा तो रिपोर्ट में जो है वो मेंशन्ड होता है, लाइक कि आरबीसी कितने हैं, है ना, उसकी रेफरेंस वैल्यू साइड में दी गई होती है ना, ल्यूकोसाइट्स कितने हैं आपके ब्लड में, उस टाइप से। तो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड के हिसाब से एक हेल्दी, अगर बिल्कुल हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डाटा है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आरबीसी के केस में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, सो आरबीसी अगर हम मैच्योर स्टेट में देखें, सो आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अगर कोई पूछे कि आरबीसी की शेप कैसी होती है, तो कैसी शेप होती है, बाइकनकेव शेप होती है आरबीसी की। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का, अब यहाँ पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कंप्लेक्स प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो देखिए, अब ये चीजें तो हम पढ़ते रहते हैं कि हाँ जी अच्छी बात है कि आरबीसी है, आरबीसी का कलर रेड होता है, लेकिन आरबीसी का कलर रेड क्यों है, क्या आपने सोचा इसके बारे में? क्योंकि आरबीसी के अंदर जो है वो पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है। हमेशा याद रखना ना, किसी भी चीज का कुछ भी कलर है तो वो पिगमेंट की वजह से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी स्किन का जो भी कलर है वो मिलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है ना, मिलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये एग्जांपल्स मैं इसीलिए आपको दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो इसमें, है ना, और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें इजी लगेंगी, आप अपनी बॉडी से रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, मिलेनिन पिगमेंट जो है हमारी स्किन में पाया जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हमारी स्किन का जो भी कलर है, जैसे हम जानते हैं ना कि कुछ लोग जो है वो फेयरर होते हैं, फेयर स्किन होती है कुछ की जो है वो डार्क स्किन होती है ना, कुछ का डार्क कंप्लेक्शन होता है। तो जिनकी फेयर स्किन है उनमें मिलेनिन कम है, जो ज्यादा डार्कर कंप्लेक्शन के हैं उनमें मिलेनिन ज्यादा है। वैसे ही अगर आप बोल रहे हो रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल आरबीसी जो होंगे उनके अंदर भी कोई पिगमेंट पाया जाता है, तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्या पाया जाता है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपके पास इसका कलर, आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि आरबीसी हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, ये एक प्रोटीन है ना, एक प्रोटीन आप इसको मान लो, एक पिगमेंट मान लो, ठीक है, जो कि आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो इसीलिए इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। अब देखिए,
ये चीज़ तो जनरली अगर आप हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में विजिट करते हैं तो जनरली डॉक्टर्स बोल ही देते हैं ना कि अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाओ, है ना, हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए बोल देते हैं, एचबी टेस्ट के लिए। जनरली जो अनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरली जैसे बोल देते हैं ना, अनीमिया वाले जो होते हैं उनमें बोल देते हैं कि हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एक नॉर्मल रेंज होना बहुत जरूरी है हमारी ब्लड के अंदर, है ना। तो एक पॉइंट आपका आता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें जो है लगभग 12 से लेकर के 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। अगर हम एवरी 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से देखें तो लगभग 12 से लेकर के 16। अब ये फिर वेरी करता है मेल और फीमेल्स के लिए ना, जैसे मेल्स के लिए नॉर्मल जो है थोड़ा सा हाई रेंज रहती है ना, फीमेल्स के लिए थोड़ी सी कम रेंज रहती है नॉर्मल, सो उस हिसाब से। बट अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल में हम देखें तो a healthy individual have 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood, in every 100 ml of blood, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो हीमोग्लोबिन है उसका रोल किस चीज में है ना, तो किस चीज में रोल है इसका, इट हैज रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले ही हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि जो ब्लड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन हम अंदर लेके आ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा, ब्लड ही तो है मीडियम, है ना। और क्या है इस बॉडी के अंदर, और कुछ नहीं है, ब्लड ही मीडियम है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए सहायता करता है, राइट। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ना हीमोग्लोबिन, तभी हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, इसका रोल होता है। तो इसीलिए अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो आरबीसी है उसका फंक्शन क्या है, तो आप यही बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, अब मैं इसके बारे में और आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसी का कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो लगभग होता है 120 डेज का, है ना, 120 दिन का होता है। और उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उसके बाद आरबीसी कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में। ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में करते चलेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है ना, फिर आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। फिर कुछ लेक्चर्स ऐसे रखेंगे जिनमें सिर्फ डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी सॉल्व। सो स्प्लीन की अगर हम बात करें तो स्प्लीन को जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया यहाँ से, ठीक है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों, क्योंकि 120 दिन का लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद हमारे जो आरबीसी हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन के अंदर, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अच्छा, आगे चलते हैं। तब तक यहां तक बताइए, आरबीसी तक सबको क्लियर है, कोई डाउट हो यहां तक, कोई चीज रिपीट करनी हो, आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, टेल मी एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ऑल क्लियर, ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। चलो अब चलते हैं आगे। अब मैं ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताती हूँ अबाउट द, मतलब अभी हमने आरबीसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन देखे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, आरबीसी के बारे में।
तो अब थोड़ा सा हम रिलेट करके पढ़ेंगे WBC के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। बस वर्ड को स्प्लिट किया करो, बहुत इजी हो जाएगा। साइट का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो WBC क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। तो इनको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। क्लियर? तो ल्यूकोसाइट्स जो है कलरलेस होते हैं। मुझे बताइए जल्दी से सब लोग, आपको क्या लगता है हीमोग्लोबिन क्या होगा इसके पास, ल्यूकोसाइट्स के पास? यस और नो? Leukocytes will have, white blood cells will have न्यूक्लियस और नॉट। ये हमारे ब्लड के अंदर सेल्स पाए जाते हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि इनके पास न्यूक्लियस होगा या नहीं, और इनके पास हीमोग्लोबिन होगा या नहीं? पहले आप हीमोग्लोबिन वाली बात बताइए, क्या इनके पास हीमोग्लोबिन होगा या नहीं होगा? लॉजिक लगाइए। सो देखिए, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होगा, है ना। मैं बताती हूँ आपको लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पे। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन क्यों नहीं होगा इनके पास? क्योंकि ये कलरलेस है ना। रेड ब्लड सेल्स थे आपके जिनका कलर रेड था, ठीक है, तो वहां पे पिगमेंट प्रेजेंट था। लेकिन यहां पर जो है ये कलरलेस है, ये आपके क्या है? कलरलेस है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आपके पास क्या होगा? हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। यस यस, यू आर राइट, बिल्कुल सही। सो अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को रिलेट करके पढ़िए। अभी हमने बोला कि आरबीसी हमारे डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स हमारे कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इनका जो नंबर होता है ना वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ आरबीसी। आरबीसी हमारे मोस्ट अबंडेंट है ना, जिसमें मैंने बताया कि 5 मिलियन से 5.5 मिलियन है लगभग, है ना, पर MM³ ऑफ ब्लड के हिसाब से। जबकि ये आपके 6,000 से 8,000 पर MM³ ऑफ ब्लड, है ना, ये इनका नंबर है। तो मतलब रिलेटिवली लेस नंबर है इनका, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, जो कि तीसरे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। इनका रोल जो है हमारा क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में होता है, ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल होता है, ठीक है। और ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये क्वेश्चन भी आता है। थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स, they are cell fragments formed from मेगाकार्योसाइट्स, है ना। क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि थ्रोम्बोसाइट्स आर द सेल फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम, सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स, राइट। सो मेगाकार्योसाइट्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? ये आपके होते हैं स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। ये क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स होते हैं इन द बोन मैरो, राइट। मेगाकार्योसाइट्स आर द स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। तो जो आपका जो ब्लड होता है ना, अब ब्लड के अंदर लगभग कितने थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं, है ना, तो लगभग 1,50,000 से लेकर के लगभग 3,50,000 जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं पर MM³ ऑफ ब्लड के हिसाब से, ठीक है। सो सबसे पहले हमने पढ़ा 5 से 5.5 मिलियन, कौन से? आरबीसी, जो कि सबसे ज्यादा है, मोस्ट एबंडेंट पूछेगा तो
क्वेश्चन आप आरबीसी के ऊपर टिक करोगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दे आर फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स, है ना, जो कि स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एमसीक्यू में इस टाइप से कि ए रिडक्शन नंबर कैन लीड टू, ए रिडक्शन इन नंबर कैन लीड टू, ये स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ए रिडक्शन इन नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके नंबर कम होने की वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स का अगर नंबर कम हो जाता है ना, तो इससे जो है वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होंगे। मतलब क्या होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे तो सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगेगी। इसीलिए तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को जो है वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग है, तो उसमें जनरली प्लेटलेट काउंट, है ना, ये टेस्टिंग वगैरह होती है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर प्लेटलेट का नंबर कम है, क्योंकि प्लेटलेट का रोल, ब्लड प्लेटलेट्स का रोल किस चीज के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, अभी एग्जांपल दिया, तो इनका नंबर कम हो जाता है ब्लड के अंदर, इनकी संख्या कम हो जाती है, सो दैट कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो गया। अब मैं बैक आपको वो डायग्राम एक बार दिखा देती हूँ जिसमें हम वो टेस्ट ट्यूब लेके देख रहे थे। तब तक यहां तक बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? ऑल ऑफ यू गॉट अप टू दिस? ओके, in the next lecture we will take a MCQ regarding the blood. So see here, ये आपका बेसिक लेक्चर था ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। फर्स्ट लेक्चर जो होता है ना हर चीज का, उसमें आपके बेसिक क्लियर हो जाए, थोड़ा सा टाइम देके, तो आगे फिर हम थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको व्हाइट ब्लड सेल बताए गए हैं, है ना, ब्लड प्लेटलेट्स बताए गए हैं, आरबीसी बताए गए हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ, और जैसे मान लीजिए कोई आपने टेस्ट ट्यूब ले ली अपने घर में, ठीक है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, वाटर आपने उसके अंदर भर दिया, ठीक है, और आपने उसके अंदर सैंड डाल दिया, सैंड आपने उसके अंदर डाल दिया उस पानी के अंदर, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि सैंड के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर अनडिजॉल्व्ड स्टेट में रह जाएंगे, आप जानते हो, है ना। तो मान लो कि वो जो सैंड के पार्टिकल्स है ना यहाँ पे, वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ऐसे मान लेंगे हम कि वो क्या है, अपने पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, और ये जो इसके अंदर पानी रह जाएगा ना, ये हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा प्लाज्मा है ना, ये समझाने के लिए, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर मैंने बताया, प्लाज्मा के अंदर ज्यादातर तो पानी ही पाया जाता है। 90 से 92% जो है हमारे प्लाज्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में टॉपिक है, टीजीटी के सिलेबस में विद हेडिंग टॉपिक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो देखिए, अगर हम लिम्फ की बात करें, फर्स्ट पॉइंट समझेंगे, लिम्फ हमारा कलरलेस फ्लूइड है, क्योंकि इसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है ना। जबकि ब्लड सभी को पता है रेड कलर्ड फ्लूइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो क्या कंटेन करता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। लिम्फ की अगर हम बात करें,
तो लिम्फ आपका क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है, और ब्लड हमारा क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर देखिए क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। प्लाज्मा पाया जाता है, WBC पाया जाता है ना, RBC पाया जाता है, और ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, यही चीजें पाई जाती हैं। अब याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को, ऑप्शंस में दे देते हैं कि लिम्फ के अंदर व्हाट आर द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द लिम्फ, है ना, 4 ऑप्शंस दे देंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा ना कि लिम्फ के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, लिम्फ के अंदर आरबीसी के अलावा ये सारी चीजें हैं, राइट। लिम्फ अपने पास कलरलेस फ्लूइड है, क्योंकि आप खुद लॉजिक लगाइए, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल नहीं है, रेड ब्लड सेल नहीं है, ठीक है, लेकिन और तो सब कुछ है उसमें, प्लाज्मा भी है, WBC इज ऑल्सो देयर, ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो देयर, क्लियर। अच्छा, लिम्फ का रोल किस चीज के लिए होता है, हमारी बॉडी में लिम्फ का रोल किस चीज के लिए होता है, फ्लूइड ही है, लेकिन रोल किस चीज के लिए है, its one of the function is to act like defense mechanism। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, डिफेंस मतलब बचाव, है ना, प्रोटेक्शन हमारी बॉडी की, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है ना, तो डिफेंस एक तरीके से प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए यहाँ पे रोल इसका रहता है लिम्फ का। अच्छा, ब्लड का रोल सबको पता है, ब्लड का रोल किस चीज के लिए है, ब्लड का रोल, ब्लड हम सब जानते हैं कि ब्लड का रोल होता है, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ द गैसेस, है ना, ये ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड का ही रोल रहता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा लिम्फ होता है ना, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती हैं, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा के अंदर ज्यादातर तो वाटर ही होता है, 90 से 92% तो वाटर ही होता है, लेकिन 6 to 8% जो है उसके अंदर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो लिम्फ की अगर हम बात करें सो इट लैक्स प्लाज्मा प्रोटीन्स, लेकिन अगर हम ब्लड की बात करते हैं सो इट्स प्लाज्मा कंटेन, है ना, प्रोटीन्स भी होती हैं इसके प्लाज्मा के अंदर, अभी अभी आपको कंपोजिशन में बताया था मैंने। अच्छा, कैल्शियम बताया था ना अभी, कैल्शियम, कैल्शियम आयन ये आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है, और इसका रोल भी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कैल्शियम आयन का रोल भी रहता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और विटामिन, कौन सी विटामिन बताई थी, विटामिन के, है ना, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए रोल मैंने किसका बताया, थ्रोम्बोसाइट्स का, ब्लड प्लेटलेट्स का बताया, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा जो लिम्फ होता है वो क्या करता है, ये आपका इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड थ्रू द लिम्फेटिक, लिम्फेटिक वेजल्स यहाँ पे होंगी, है ना, लिम्फेटिक वेजल्स के द्वारा ही जो भी ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर चलता रहेगा। लेकिन ब्लड के केस में क्या होता है, ब्लड के केस में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, जो मैंने अभी बताया आपको, है ना, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि जो फ्लो होता है ना लिम्फ का वो स्लो होता है, स्लो, लेकिन जो फ्लो होता है ब्लड का वो फास्ट होता है हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर, है ना। समझ लो हमारी ब्लड वेजल्स ना पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे समझ लो, है ना, जो भी होती है, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, है ना। तो मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, इनकी कंपोजिशन के बारे में ये आपको देख लेना है यहाँ पे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड का रोल होता है ना, और इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे दैट इज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन हार्ट, है ना, क्योंकि जो पंपिंग ऑर्गन है, मेन जो पंपिंग ऑर्गन है वो कौन है आपका, दैट इज योर हार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है उसकी वर्किंग क्या होती है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में हम इसको देखेंगे। तब तक मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ, आप यहाँ पे देखिए, लिटिल आइडिया आप यहाँ पे ले लीजिए। देखिए क्या होता है, जो हमारी राइट साइड होती है ना हार्ट की, वो आपका, जैसे यहाँ पे देखिए जो ना अपर चैम्बर्स होते हैं, सबको पता है कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है हमारा हार्ट, जिसमें हमारे
दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो हमारे हार्ट के जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रियम बोल देते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं अपने हार्ट के उनको हम वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे आपको बताया गया है ना, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हम वर्ड यूज करते हैं कोई लार्ज जो वेन है ना, उसके लिए हम यूज कर देंगे वेना कावा की कोई लार्ज वेन है। तो सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा, जो भी अपर पार्ट्स हैं बॉडी के, है ना, सुपीरियर याद रखेंगे, जो अपर पार्ट्स हैं बॉडी के, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जो इम्प्योर ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है हमारे पास, उसको कलेक्ट करके कहां पे डाल देगा? राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट कैसा ब्लड कंटेन करती है? डीऑक्सीजनेटेड, है ना, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू से बताया गया है। राइट, तो देखिए ये सुपीरियर वेना कावा है, ये लेके आया आपका मतलब अपर बॉडी पार्ट से इसने कलेक्ट किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एरो की डायरेक्शन देखते चलेंगे, व्हाइट कलर से एरो आपको बताए गए हैं, यहाँ पे डायरेक्शन देखते चलिए, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, है ना। तो इसने ब्लड जो है वो कहाँ डाला? अपने राइट एट्रियम के अंदर डाल दिया। अब इसने राइट एट्रियम के अंदर ब्लड डाल दिया, अब क्या होगा? राइट एट्रियम जो है ब्लड नीचे को लेके आएगा ना, राइट वेंट्रिकल के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब ये जो ब्लड था ये कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन इस ब्लड को कैसा होना पड़ेगा? ऑक्सीजनेटेड, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी इसके अंदर? लंग्स के अंदर मिलेगी। किसके अंदर? लंग्स के अंदर, है ना। तो क्या होगा कि यहां से देखिए राइट वेंट्रिकल से होते हुए जो ब्लड है वो आपका जो है यहां से कहां चला जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। लेकिन कौन सी आर्टरी हेल्प करेगी यहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा ना। जो जब भी हम लंग्स से एसोसिएटेड आर्टरी की बात करते हैं तो हम पल्मोनरी वर्ड वहां पे यूज करते हैं। सो दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ पे पहुंच गया? लंग्स के अंदर पहुंच गया। लंग्स में पहुंच गया तो वहां पे ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, तो अब जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन जो है यहाँ पे ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, है ना, उसको किसके अंदर डालेगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर डालेगा। क्लियर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर डालेगा। लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को कहाँ डालेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डालेगा। क्लियर है ये बात? लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को कहाँ डालेगा? कहाँ डालेगा? अयोर्टा में। अयोर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो देखिए आर्टरीज, सबको पता है कि आर्टरीज जो है इन जनरल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कैसे ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और वेन्स जो है इन जनरल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द ओनली आर्टरी ऑफ द बॉडी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शंस है, नोट करिए। पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अदर सारी आर्टरीज आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, क्योंकि आपने देखा राइट वेंट्रिकल के पास कैसा ब्लड था? कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब वो होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड। तो बॉडी में पूरा सिस्टम है ना, वो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अब उसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गई, अच्छी बात है। फिर अब वो जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है ना, तो याद रखिएगा जितनी भी वेन्स हैं बॉडी की वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्लियर? तो पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, मतलब लंग से लेके आएगा ये, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके अंदर डाल दिया इसने लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम ने देखा कि ब्लड उसके पास आ गया तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया नीचे। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ डाल देगा? अयोर्टा में डाल देता है। क्लियर? सो इस तरीके से ये हमारा चलता है। ये बहुत ही बेसिक सा अभी मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो जनरल चीज थी वो बताई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें पढ़ेंगे, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व पढ़ेंगे, ये बंडल ऑफ इस कंप्लीट जो उसमें आता है आगे, है ना। वॉल्व्स क्या करती हैं यहाँ पे? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती हैं, है ना।
कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ना कि बताइए कि ट्राइकस्पिड वाल्व किस किस के बीच में होती है। तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होती है वो होती है आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व। अब याद कैसे रखेंगे कि राइट के बीच में है ना, इसको ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, RTI है ना, RTI, ये निमोनिक लिख लो, RTI। तो R से आप याद रखेंगे राइट, T से आप याद रखेंगे ट्राइकस्पिड। तो आपको याद आ जाएगा अगर एमसीक्यू में पूछ लेता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दे देंगे कि नेम द वॉल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो कौन सी, ट्राइकस्पिड है ना। RTI से याद आ गया तो बाइकस्पिड आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है ना वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है ना, वो कौन सी होती है, दैट इज द बाइकस्पिड वॉल्व। एक और क्वेश्चन यहां से डिजाइन होता है, देखिए कि बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिट्रल वॉल्व। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कवर अप करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन भी देखते चलेंगे है ना, रेदर देन कि जब एमसीक्यू करने लगते हैं ना, पीडीएफ एक ओपन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की हम लोग और फिर वहां से देखते हैं कि अब एमसीक्यू करते हैं। इससे पहले जब पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम आप माइंड में लेके चलिए कि जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वहां से क्या क्या क्वेश्चंस जो है डिजाइन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन पर्टिकुलर डायग्राम। सो इस डायग्राम में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखे जो कि यहाँ से डिजाइन हो सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जो है डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल ऑफ यू let me know in the chat box, is everything clear in the today's lecture? Is it crystal clear to all of you? You can also on your mic and let me know. And that's all for today. Thank you.